हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। वंदे मातरम इस देश की पहचान है, वो पहचान जो शायद पहले आपको दे देनी चाहिए। आप 2 लाइन गाते थे, उसमें इस तरह का ड्रामा, और ऐसा लग रहा जो चेहरे का भाव है। इतना ही कहूंगा, ये मानसिक नक्सली है। देश तरक्की कर रहा है, रोक दो उस तरह। क्यों भाई, क्यों? कांग्रेस के जो मुस्लिम एमपी हैं वो चुपचाप अपनी जगह पे खड़े हैं, और सोनिया गांधी एक्सप्रेशन देने लगी, हाथ चलाने लगी कि बुलाने लगी। अरे भाई, जो भी आपकी आपत्ति थी उसके बाद आप कर सकते थे ये। राहुल गांधी कह रहे हैं ये वाला क्यों बजाया, हमारा वाला बजाओ। राजीव गांधी ने कौन सा वंदे मातरम लिखा है? इंदिरा गांधी ने कौन सा वंदे मातरम लिखा भाई? यू कैन नॉट इंसल्ट राष्ट्रीय सिंबल्स का आप अपमान नहीं कर सकते। ये सारी नौटंकी बताने के लिए है कि मुझे विक्टिम बनाया जा रहा है, ये विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है। कहनी है एक बात मुझे इस देश में रहने वालों से, संभल के रहना अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से। अरे बच्चों ने आपके मुंह पे तमाचा मारा, भारत के भविष्य ने भारत के बीते हुए कल के मुंह पे चांटा मारा। वो फिर चाणक्य की वो भी बात आती है कि एक विदेशी महिला की संतान से आप देशभक्ति की उम्मीद नहीं कर सकते। दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। मैं हूं प्रकाश ललित और हमारे साथ हैं भारत के बेटे एम्बेसडर दीपक बोरा। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज ये मौका मिला है दोबारा आपके साथ बातचीत करने का। और 2 चीजें हैं जो बहुत इस समय सारी दुनिया का ध्यान उन पर आकर्षित है। एक तो जो कांग्रेस लीडर्स ने जो किया था, जो उन्होंने डिसरिस्पेक्ट दिखाया है आपके राष्ट्रीय गीत को, वंदे मातरम, एक तो उस पर बात करनी है। और दूसरा, सर पीएम साहब ने जो मानसिक नक्सलियों की बात की है, जिन्हें अंग्रेजी में अर्बन नक्सल्स कहते हैं, तो उसके बारे में भी अगर आप मुनासिब समझें थोड़ी सी बात कर सकते हैं। आप बताइए सर। दीपक सर, बतौर नागरिक, बतौर पत्रकार बहुत हम लोग बात करते हैं, मैं आपसे बतौर नागरिक मैं समझना चाह रहा हूं कि मैं इसको कैसे समझूं और इसमें क्या देखूं कि जब हमारे यहाँ का लीडर, जिसको जो ये देश सालों तक चलाते रहे, जिनके हाथों में सत्ता रही, जो क्लेम कर रहे हैं कि वो दुनिया मतलब देश की सबसे पुरानी पार्टी की विरासत को आगे ले जा रहे हैं, और वंदे मातरम बज रहा है, वो बजने के दौरान वो जो भाव भंगिमा है, वो जो एक्सप्रेशन है, ऐसा लग रहा है कि जाने कौन सी आफत हो गई। और जिन लोगों को आपत्ति है, आमतौर पर मुसलमानों को आपत्ति है कुछ को कि जी हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे, उनमें से एक कांग्रेस का सांसद है जो चुपचाप खड़ा है वहां पर। और मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, आप तो लंबे समय तक देश में दुनिया का मान लीजिए, माफ करिए, दुनिया में भारत का प्रतिनिधित्व किया। मुझे ये समझाइए ये कौन से लीडर हैं और फिर हम इनसे क्या उम्मीद करें कि इन्होंने भारत की कितनी सेवा की है, हमारी कितनी सेवा की है, इस देश का कितना ख्याल रखा होगा। वंदे मातरम इस देश की पहचान है, वो पहचान जो शायद पहले आपको दे देनी चाहिए। आप 2 लाइन गाते थे, अब देश में कानून बना है कि आपको वो गाना पड़ेगा। 3 मिनट का 2 मिनट 85 सेकंड समथिंग, 3 मिनट 15 सेकंड के आसपास का समय, माफ करिए, वंदे मातरम के लिए। उसमें इस तरह का ड्रामा, और ऐसा लग रहा जो चेहरे का भाव है, ऐसा लग रहा है कि अगर कैमरा ऑफ हो तो पता नहीं मिसेस गांधी क्या करेंगी, थप्पड़ मारेंगी, डांटेंगी। राहुल गांधी कह रहे हैं ये वाला क्यों बजाया, हमारा वाला बजाओ। राजीव गांधी ने कौन सा वंदे मातरम लिखा है? इंदिरा गांधी ने कौन सा वंदे मातरम लिखा भाई? वंदे मातरम आपके घर में बन रहा है, रोज लिखा जा रहा है कि कांग्रेस दफ्तर में किसी कांग्रेस प्रेसिडेंट ने लिख दिया है। हमारा वाला वर्जन तो एक ही होगा ना वंदे मातरम का। ये जो कल आपने देखा है, फिर मैं वो लोग जिनको लगता है कि ये नेता हैं, इन्होंने देश की सेवा की है और देश देश देश, वो फिर चाणक्य की वो भी बात आती है कि एक विदेशी महिला की संतान से आप देशभक्ति की उम्मीद नहीं कर सकते। आप मुझे ये चीजें बताओ, बताओ नागरिक, मैं ना बीजेपी का हूं ना मैं कांग्रेस का हूं, लेकिन जो देखा है वो देखकर एक आम व्यूअर इसको क्या कैसे एक्सप्लेन करेगा कि ये लोग
इस पर ऐसे क्यों कर रहे हो भाई? 3 मिनट आप बर्दाश्त नहीं कर सकते? मैं ऐसा आपको क्या हो बता गया? प्रकट, क्या सबसे पहले बेटा आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो इन्होंने किया श्रीमती सोनिया गांधी ने और उनके बेटे ने, तो गलत है। जब आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं एक गीत को जिसे राष्ट्रीय गीत का सम्मान दिया गया है और कहा गया है कि ये हमारे नेशनल एंथम के बराबर है, अब ये करना बहुत गलत है जब आपके संसद ने इसको अप्रूवल दे दी है। फिर क्या एक्सप्लेनेशन देते हैं? किसी ने कहा कि वो जो खड़गे साहब है 90 साल के जो प्रेसिडेंट है कांग्रेस पार्टी, वो थक गए थे। अभी आपने कहा ना 3 मिनट 15 सेकंड तक अगर वो खड़े नहीं रह सकते, फिर आप इतनी बड़ी पार्टी को चलाने की तो कोशिश कर रहे हैं। अरे ये भाई, भी खड़गे साहब ने उसके बाद आधे घंटे का खड़े होके भाषण भी दिया दीपक सर, आधे घंटे का। और फिर ये बहाना बनाया गया कि वो थक गया था। चलिए, एक ये भी ले लिया। दूसरी चीज जो मुझे समझ नहीं आई, तो अब ये कुछ डिफेंस दे रहे हैं कुछ सीनियर इनके लीडर कि 1927 में ये हुआ था, 37 में ये। किसको दिलचस्पी है कि 3000 साल पहले या 300 साल पहले या 150 साल पहले क्या हुआ था? मैं आज की बात कर रहा हूँ। आज भारत की जो छवि है वो रिफ्लेक्ट करता है वंदे मातरम। सर, जब मैं छोटा था, स्कूल जाने से पहले माँ हमको घर में, एकदम क्योंकि सिख परिवार से उनका संबंध था, गुरु ग्रंथ साहब हम लोग पढ़ते थे। साथ में पहला गीत जो मैंने सीखा था वो वंदे मातरम था सर। उसके बाद राष्ट्रीय गीत उन्होंने, नेशनल एंथम जो है मुझे सिखाया उन्होंने। तो ये अजीब सी बात हुई है। और आपने एक चीज और देखी होगी सर, जो उनके साथ सिक्योरिटी वाले रहते हैं, मालूम नहीं कौन थे, एसपीजी तो शायद उनके साथ नहीं है, स्पेशल प्रोटेक्शन। एसपीजी नहीं है ना सर अब? अब तो नहीं है, मेरा ख्याल एनएसजी वाले होंगे उनके साथ, नेशनल सिक्योरिटी। आप उनकी तरफ देखेंगे वीडियो में, वो बिल्कुल सतर्क अटेंशन पे थे। जो उनको सिखाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। फिर जब ये हिलने लगी तो उनमें से एक फिर उनके साथ गया उनकी सिक्योरिटी, नहीं तो बिल्कुल अटेंशन पे खड़े। इनको इतना भी समझ नहीं है। बहुत से ऐसे देश हैं जहां पर अगर ऐसा किया जाता, शायद इनके अपने देश जहां से ये महिला आती है, अगर वैसा वो अपने देश में करती, पुलिस तो पकड़ के बंद कर देती, परवाह नहीं करते। यू कैन नॉट इंसल्ट राष्ट्रीय सिंबल्स का आप अपमान नहीं कर सकते ऐसा। एक नेशनल सॉन्ग है, एक नेशनल एंथम है। जब फैसला हुआ है कि दोनों को बराबर का सम्मान दिया जाएगा, पहले नेशनल सॉन्ग और उसके बाद नेशनल एंथम बजेगा। इसमें बुराई क्या है सर? और फिर जो इस्लामिक पार्टीज है इनको क्या तकलीफ है? क्योंकि ये माँ के बारे में कुछ कहेंगे। सर, जो गाना है ना बहुत प्रसिद्ध है, माँ तुझे सलाम, आपने सुना है ना सर? वो गीत किसने लिखा है सर? AR रहमान ने सर। मुझे नहीं पता था कि वो क्रिश्चियन है, मुझे नहीं पता था कि वो बुद्धिस्ट है। एक मुसलमान ने गीत लिखा है, माँ तुझे सलाम। क्या तकलीफ होती है जब हम माँ की बात करते हैं, बेवकूफ कहीं के। हर चीज में सर, ये 2016 है और आप जो शारिया में विश्वास करते हैं, अपने कौन कौन समय की बात करते हैं। मेरा मानना है कि आप सब अपने घर के बाहर, सब मैं सीरियसली कह रहा हूँ, ये जो ऐसे विचारों के लोग हैं, अपने घर के बाहर एक नोटिस लगा दीजिए कि देखिए भाई, दुनिया तो 2026 में है, अगर हमारे पास आना है मेरे घर के अंदर, तो आपकी जो घड़ी है उसको 2000 साल पीछे कर दो ताकि आप उस जमाने में चले जाए, रियासत मदीना के टाइम पे चले जाए। एब्सोल्यूट रबिश ये लोग बातें करते हैं। तो मेरा मानना है सर कि ये जो किया गया, मुझे बहुत तकलीफ हुई जितनी आपको हुई है। ऐसा नहीं करना चाहिए। आफ्टर ऑल आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। अब क्यों किया है आपने, इसका मैं बता देता हूँ। मैं भी उतना ही परेशान था जितना आप थे सर। कल तो मैं बैठ के पूरी कवरेज कर रहा था इस टेलीविजन पर इस इवेंट की, और जो मैंने देखा था 5000 लोग जो लाल किले में आए थे। ललित सर, ये यंग पीपल थे, ये प्रोफेशनल्स थे, ये एक्सपर्ट्स थे, ये फार्मर्स थे, रिटायर्ड सोल्जर्स थे, सिविल सर्वेंट्स थे, जो नीचे बैठे हुए थे। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो रैम्पार्ट सब लाल किले में थे, बाकी सब जो स्पेशल इन्वाइटीज आए थे। इतना अच्छा लगा, उनमें जो उत्साह था, जो जोश था देश के लिए। और ये पता नहीं क्या इनकी विचारधारा क्या है। दूसरी चीज सर, जब कल मैं जा रहा था टेलीविजन, सुनिएगा ललित सर, मैं टीवी स्टूडियो जा रहा था अपने घर से, जहां मैं देश की राजधानी में रहता हूँ, ट्रैफिक तो बिल्कुल नहीं था।
कोई 17-18 मिनट में हम पहुंच गए, नॉर्मली 45 मिनट लगते हैं। वो है नोएडा, जो आप जानते हैं, सेक्टर 15A में फिल्म सिटी है, वहां जा रहा। सर जितनी गाड़ियां हम लोगों ने पास की, सब में 2 नहीं तो कम से कम 1 राष्ट्रीय ध्वज लगा हुआ। कोई भी गाड़ी हो, टैक्सी हो, कुछ हो, सर ये होती है देश प्रेम की भावना। और आप जो बड़े बड़े लोग हैं इस प्रकार का व्यवहार करेंगे, ये कोई बात मुझे समझ नहीं आता। वो अब ये जो व्यवहार होता है, ये किसको खुश करने के लिए होता है? मैं जो बता वोटर है मैं बता उसको, या जो मास्टर्स हैं दुनिया में, उन मास्टर्स नहीं, को, वही जो सऊदीज को, अपने आप, अलग अलग हाँ, मैं डीप समझ स्टेट है। जो अपने आप को दुनिया के शहंशाह समझते हैं, कहते हैं सारी दुनिया को हमारे सामने झुकना पड़ता है, उनके लिए ये है और किसी के लिए नहीं है। सर इसका यही मतलब होता है कि मैंने कुछ दोस्तों से आज वो भी बड़े नारा, उनमें से एक बहुत प्रोमिनेंट साइकाइट्रिस्ट है, भारत के एक सरकारी हॉस्पिटल में, वन ऑफ द बेस्ट, दुनिया में सर्वश्रेष्ठ में से माना जा रहा है। मैंने कहा क्या हुआ है? कहता है ये बिहेवियर, इरेशनल बिहेवियर, इरेटिक बिहेवियर होता है, ये आता है जब आपके ऊपर बहुत तनाव, आपके ऊपर बहुत प्रेशर पड़े ना, जब, तो आपका जो व्यवहार है वो आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। अब मैंने कहा कि उसके ऊपर कौन सा प्रेशर है? तो फिर मुझे मुस्कुरा के कहता है कि एम्बेसडर, इतने सारे केसेस उनके अगेंस्ट है, प्रेशर तो है ही कुछ नहीं, उसको पता कल क्या होगा, कचहरी क्या कह दे कि भाई इसको बंद कर दो या छोड़ दो या ये करो वो करो। ये सारी नौटंकी बताने के लिए है कि मुझे विक्टिम बनाया जा रहा है, ये विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है। इन्होंने उल्लंघन किया है, सरकार ने अभी तक कुछ नहीं कहा, सिर्फ पार्टी ने कुछ कहा है, सरकार ने कुछ नहीं कहा। मैं अगर होता सरकार में, मेरे पास अथॉरिटी होती, मैं इनको गिरफ्तार करवा देता। जब इसकी प्रोविजन है हमारे कानून में, गिरफ्तार करिए इसको, क्योंकि इस प्रकार का व्यवहार अगर आप इसको नहीं चुनौती देंगे, ये और लोग करते जाएंगे। पर ये सही है सर, ये भी और इसकी अम्मा भी दोनों बहुत प्रेशर में, तनाव, मानसिक तनाव उनके ऊपर बहुत है सर। एक पॉलिटिकल पार्टी जब इस तरह से पब्लिक डोमेन में इस तरह का गेस्चर, और जिस तरह का मिसेस गांधी का जो बॉडी लैंग्वेज है, जो चेहरे पर गुस्सा है, जो वो बोल रही हैं, और राहुल गांधी उधर से बोल रहे हैं, बाद में राहुल गांधी का ऑडियो आ गया, वो कह रहे हैं कि जो हमारा वर्जन है वो चलाओ, हम ये वाला नहीं चलाते। कांग्रेस में का वर्जन, अब कांग्रेस का वर्जन वंदे मातरम का कौन सा भाई अलग, ये बड़ा समझ में दिक्कत ये है। लोगों ने तो, हमने जो एक्सप्रेशन देखा, ऐसा लगा कैमरा बंद हो तो मिसेस गांधी पता नहीं क्या करती। सवाल थप्पड़ मार देती, थप्पड़ हाँ? मार देती वो फरगे को। अब आप ये देख लीजिए कि ऑन कैमरा, तो मैं एक चीज पूछ रहा हूँ, आमतौर पे नेताओं को चिंता होती है कि पब्लिक में मैसेज क्या जा रहा है, लोग हैं, कैमरा है। क्या कांग्रेस को और कांग्रेस के बड़े नेताओं को अब इस बात की चिंता नहीं है, छवि की चिंता नहीं है? उनको वो बिल्कुल खुला खेल, जी हम ऐसे ही हैं, हम हैं, हम दिखाएंगे कि जी हम, अब बोलते रहो हमें प्रो पाकिस्तान। आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, ये फंक्शन कहाँ हुआ था? ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के हेडक्वार्टर में। तो जब कोई भी फंक्शन होता है जहाँ बड़े लोग आते हैं सर, मिनट टू मिनट प्लान किया जाता है, पता नहीं इनका क्या है। मैंने जो देखा अपने करियर में 6 देशों में राजदूत रह चुका हूँ, 15 अगस्त और 26 जनवरी, मिनट टू मिनट, सेकंड टू सेकंड हम प्लान करते हैं, ये होगा फिर ये आएंगे, फिर ये होगा फिर ये। इनको पता नहीं था, जिसने भी बुलाया, ये लोग गा रहे थे, यहाँ मेरा कल ग्रुप था वहां पे बच्चों का जो ये गीत गा रहे थे, यहाँ बुजुर्ग, हाँ, बच्चों का ही ग्रुप था, उनको किसी ने बताया नहीं था कि आपको सिर्फ इतना गाना है। इतनी भी इनकी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, या इनकी आपस में कंफ्यूजन बढ़ी, किसी ने बोला होगा पूरा गाओ। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सीनियर लीडरशिप को तो यही अंदाजा होगा कि कांग्रेस दफ्तर में तो वही 2 लाइन जो हम गाते हैं वो 2 लाइन गाएंगे, लेकिन अब तो वंदे मातरम को लेकर कानून है सर। वंदे मातरम नेशनल एंथम में कोई फर्क नहीं है। आपने अगर 2 लाइनें गानी थी तो बच्चों को पहले कह देते कि 2 लाइनों पे रुक जाइए। अरे बच्चों ने आपके मुंह पे तमाचा मारा है, भारत के भविष्य ने भारत के बीते हुए कल के मुंह पे चांटा मारा है कि हम पूरा गाएंगे। ये सर इसका जो है ना अनसेड, जो कहा नहीं जाता, लेकिन हमारे जैसे हमारी जो ट्रेनिंग होती है उसका मतलब ये है कि इन लोगों ने कहा है नो, जिसमें भारत की इज्जत है हम वो करेंगे। और ये बच्चों ने, मेरा ख्याल बच्चों को तो सम्मानित किया जाना चाहिए, इनको सजा मिलनी चाहिए। नहीं तो आप पहले क्यों नहीं कह देते?
अब सर देखिए, मैं घर पे नहीं था, हमारी जहां जिस बिल्डिंग में मैं रहता हूं, तो हम लोग भी हर साल 15 अगस्त 26 जनवरी को हम लोग फ्लैग होस्टिंग करते। मैं नहीं था, तो हमने क्या किया सर, मैं आपको बता देता हूँ सर। यंगेस्ट मेंबर जो हमारी बिल्डिंग में रहते 5-6 फैमिलीज हैं, एंड ओल्डेस्ट वो 85 साल, दोनों को हमने कहा कि आइए आप ध्वज लहराइए। कितना अच्छा लगा हमें, वो बच्चा आया, क्योंकि भारत राजदूत, तो मैं टीवी पे था, तो उन्होंने लहराया। और पता है सर, उन्होंने लहराने के बाद राष्ट्रीय गीत, नेशनल एंथम तो किया, लेकिन नेशनल एंथम से पहले वंदे मातरम किया सर। मजा आ जाता है सर ये चीजें देखकर। छोटे से इन माय सोसाइटी 5 परिवार और हम लोगों सर ने, और आपने जो वो जो विजुअल हमारे कितनी बार देखा है? मेरे तो दिमाग से नहीं। सोनिया 50 गांधी कह रही है वो वंदे मातरम गा रहे हैं बच्चे, और कह रहे हैं स्टॉप स्टॉप स्टॉप, बच्चे गाए जा रहे हैं। ये तो सर, ये तो आप और मैं इस बात पे सहमत है कि बच्चों ने तमाचा मारा है सर। भारत का आने वाला कल बीते हुए कल को कह रहा है दफा हो जा। मैं आने वाले कल की तरफ देख रहा हूं, मैं बीते हुए कल की तरफ। आप लोग बीते हुए, आप लोग 80-90 साल के समय दफा हो जाओ। हाँ सर, विद इन 1 मिनट, 1 मिनट या 1 मिनट के तुरंत बाद सोनिया गांधी जैसे लगा बेचैन हो गई। मछली को जैसे पानी से निकालते हैं, मछली कैसे छटपटाती है। उन 2 लाइनों के बाद ऐसा क्या है, कांग्रेस इस लेवल पर बेचैन हो गई। राहुल गांधी सोनिया गांधी की तरफ देख रहे हैं, खड़गे जी की तरफ देख रहे हैं। सोनिया जी मतलब उनका एटीट्यूड चेंज हो गया, वो खड़ी जैसे हैं वैसे वो खड़े होने का स्टाइल चेंज हो गया, और वंदे मातरम बज रहा है। ये तो मर्यादा है ना नेशनल एंथम या राष्ट्रगीत की। ऑफ कोर्स है। आप 1-2 मिनट 3 मिनट खड़े नहीं हो सकते। ये जो करना था ये तो आप बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन आपने ये सब कैमरे पे किया कि नहीं बजेगा, नहीं बजने देंगे। ये बचपना होता है सर, ये आपका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, क्योंकि आप ऐसी हरकतें कर रहे हैं सिर्फ मीडिया अटेंशन के लिए, और ये करना गलत है। जो आपने कल किया है, अगर आप सोचते हैं कि आपको उससे लोग खुश होंगे, लोग बहुत नाराज। आपको याद होगा ये जो छोकरा है 50 साल का, 55 साल का, जो यूथ आइकॉन कहता है, इसने भी क्या किया, भारत की विदेश नीति का इसने अपमान किया, एक दूसरे देश की प्रधानमंत्री का अपमान किया। ये अपने आप को क्या जोकर समझता है, स्टैंड अप कॉमिक, जमिनी सर्कस में नौकरी चाहता है क्या, लोगों को हंसाने के लिए, जैसे वो यूक्रेन का राष्ट्रपति है। ये भारत है सर, हमारी बहुत पुरानी सभ्यता है। सारी दुनिया भारत की परंपराओं को देखती है, भारत की सभ्यता को देखती है, और आप ये कर रहे हो। मेरा नहीं ख्याल कि उस दिन जब आपने उल्लंघन किया ना हमारी मर्यादा का, आपने किसी और देश की प्रधानमंत्री का आपने अपमान किया, नहीं सर। और वो बहुत सेक्सिस्ट रिमार्क था। वो जो दूसरा व्यक्ति था, जो भी वो बेवकूफ है, जिसने आके कहा कि अच्छा मुझे मेलोनी समझ लिया था, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट सर। मैं तो हैरान हूं कि उसने अपनी पतलून नहीं खोल दी थी। ऐसे गंदे विचारों के लोग हैं सर। नहीं सर, मैंने अपने 53 साल की कूटनीति में ऐसे इंसिडेंट नहीं देखे। और जितने हमारे एम्बेसीज हैं जहाँ पे ये आदेश दिया गया कि कोई भी ऐसी इवेंट हो, वंदे मातरम पूरा बजाया जाए, चाहे हमारा राजदूत मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, बुद्धिस्ट है, हिंदू है, बजाया जाता। ये देश के संविधान ने इसको माना है सर। तो आपकी नाराज, या तो छोड़ दो, रिजाइन कर दो, चले जाओ जहां जाना है, राजस्थान चले जाओ, चीन चले जाओ, या यूरोप में जहां से आप आए थे वहां चले जाओ। लेकिन भारत में रहना है तो फिर सर हमारे नेशनल सिंबल्स का आप उल्लंघन नहीं कर सकते सर। ये मेरा मानना है कि संसद में अगर आप खुश नहीं है, संविधान से खुश नहीं है, संसद से खुश नहीं, जाइए, कौन रोक रहा है आपको। ये मेरा मानना है सर। अगर आप मुनासिब समझे, मैं कहना चाहता था कि इस तरह की चीजें नहीं की जाती। हमारी जो नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, लाल बहादुर शास्त्री मसूरी में, जहां मैं भी पढ़ा था, वहां पर भी यही प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है। वंदे मातरम, कितने वर्गों के, कितने धर्मों के लोग आते हैं, किसी को कोई तकलीफ नहीं। इनको क्यों तकलीफ है, और इस बार क्यों तकलीफ हो रही है, मुझे ये बताइए सर। मैं आपसे एक और सवाल पूछ रहा हूँ, ठीक है सर।
मैं बता देता हूँ, मेरे घर के पास क्योंकि उसमें एक उसमें पब्लिक माँ सेक्टर, दुर्गा का नाम आ रहा है। मैं आपको नहीं, यही तो मैं बताने वाला हूँ सर। मैं चाहता हूँ इधर हमारे घर के पास एक स्कूल है, और भी स्कूल है, मेरा अपना स्कूल है। ये लोग भी गए मेरे साथ, तो मंत्री भी इस पार्टी के मेरे मित्र थे, मेरे साथ कॉलेज में पढ़े हुए हैं। हम लोग रियूनियन में जाते हैं सर, और वहां पर नेशनल एंथम पहले तक होता था, स्कूल, हम कॉलेज या स्कूल में गए, शुरुआत में बच्चे हमारा स्वागत करते हैं, वंदे मातरम गाते हैं। तो उस पार्टी के जो मेरे साथ पढ़े हुए थे, उनको कोई आपत्ति नहीं थी। अब क्यों आपत्ति हो गई? उस समय तो कोई दिक्कत नहीं था जब कोई गाता है। जब क्या होता है सर, आप रेडियो पे ये गाना सुनते हैं, टीवी पे ये गाना सुनते हैं, तो क्या आपको आग लग जाती है? कांग्रेस के जो मुस्लिम एमपी हैं वो चुपचाप अपनी जगह पे खड़े हैं, और सोनिया गांधी एक्सप्रेशन देने लगी, हाथ चलाने लगी कि बुलाने लगी। अरे भाई, जो भी आपकी आपत्ति थी उसके बाद आप कर सकते थे ये, लेकिन इतनी दिक्कत वंदे मातरम से। पहले से कह अच्छा दीपक देते, सर, पहले पहले से बच्चों से कह ये देते कि भाई सिर्फ 2 स्टैंजा गाइए, अलग बात। बाद में देखा जाता, उसके बारे में फिर पूरी इन्वेस्टिगेशन होती, भाई बीच में रोकना तो सबसे बड़ा अपमान है ना सर। आप तो हवाई जहाज में बैठ गई हैं और कहती हैं कि भाई पायलट साहब उड़ाओ, कि बीच में जाके अरे पायलट मत उड़ा, जहाज को रोक दे। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? ये चीजें नहीं चलती है सर। मेरा मानना है कि इसका इनको हर्जाना भरना पड़ेगा वोटों में, अगली इलेक्शन में इनको पता लगेगा। आपने आपने एक चीज कहा, आपने कहा कि हालांकि कुछ नेताओं ने ये कहा ही है कि हम आजादी से पहले कांग्रेस के अधिवेशनों में जो वंदे मातरम गाते थे। दीपक सर, ये कांग्रेस बनाया किसने था और पहला प्रेसिडेंट कौन था? आप जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं सर। हाँ, पहला प्रेसिडेंट, पहले 3 प्रेसिडेंट कौन थे? ये आप सब के जानते सब हैं पहले 3 प्रेसिडेंट अंग्रेज। अंग्रेज इसीलिए कि अंग्रेजों को उनकी, ऐसी पार्टी चाहिए थी जिसमें कुछ अंग्रेजी दां भारतीयों को भर्ती कर सकें, ताकि भारतीयों की मनोदशा समझ सके कि इंडियन मेंटेलिटी होती कैसी, और देखो, वहां पॉलिटिकली इंजेक्ट कर सकें भारतीय समाज में। आप लोग मकाऊ, कांग्रेस की बात करो, कांग्रेस आजादी की लड़ाई लड़ रही थी। आपको 15 पता है अगस्त को कि, देश आजाद हुआ था नहीं? आपको पता है ना, थॉमस बेबिंगटन मकाउले जो बड़ा गधा था, 190 साल पहले क्या कहा था कि अरे वही मैकावले का गोबर तो इनके दिमाग से नहीं निकल रहा है, वही मैकावले का थैंक यू गोबर वेरी लिए मच, घूम रहे हैं माथे में। थैंक यू वेरी मच। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर ने कहा अपने मन से मकाउले को बाहर निकालो, डी मकाउलेफाई योर माइंड। बड़ी अच्छी चीज उन्होंने, मैंने तो निकाल दिया उसके मन से। उसने ये कहा था कि दिमागी हम, नक्सली कौन है जो कल प्रधानमंत्री ने कहा मैं आपको बहुत बताता सारे हूँ, लोग परेशान हैं? हाँ मैं बताता हूँ सर। मकाउले के बारे में सिर्फ इतना कहूंगा, उसने ये कहा था कि एक अंग्रेजी लाइब्रेरी छोटी सी में ज्यादा ज्ञान है, भारत की पूरी पुस्तकें आप इकट्ठी कर लीजिए एक तरफ, अंग्रेजी लाइब्रेरी में ज्यादा ज्ञान है। अब आपने बहुत अहम मुद्दा उठाया सर, बहुत कम लोग जानते हैं इसके बारे में। ये शब्द जो है आप तो जानते हैं, लेकिन शायद और लोग नहीं जानते। ये नक्सल शब्द कहाँ से आया? ये नक्सलाइट मूवमेंट सर, ये शुरू हुई थी 18 मई 1967 में, नक्सलबाड़ी गांव में, नक्सलवाड़ी। हाँ, जो दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में है, पश्चिम बंगाल में। और उन्होंने क्या कहा था कि देखिए हमको देश को आजाद करना है, जैसे चेयरमैन माओ अमेरिका के जो चाइना के जो थे, उन्होंने वहां की पुरानी हुकूमत को जूते मार के भगा दिया था। और सर वो क्या नारे लगाते थे, मैंने तो देखा है। 67 वही साल है जब मैं अपने कॉलेज सेंट स्टीवेंस में भर्ती हुआ था। नारे वहां लगते थे, लाल सलाम, चेयरमैन माओ हमारा चेयरमैन है, अब एक कमीनो, अब एक कमीनो। सब मुझे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। 1970 से लेकर 1971 का, ललित साहब मैं इसकी बात अक्सर नहीं करता आज, क्योंकि आप बच्चे हैं, मैं आपके सामने बताता हूँ आपके चैनल पर। 1970 से 1971 सेंट स्टीवेंस कॉलेज में मैं यूनियन का प्रेसिडेंट था सर। और मैंने इन नक्सलियों से कहा कि तुमने जो कुछ करना है दफा होके बाहर जाके करो, यहाँ पर करना अलाउ नहीं है। क्योंकि ये कॉलेज है, हम लोग पढ़ाई का, आप दीवारों पे लिखते हैं चेयरमैन माओ हमारा चेयरमैन है, ये बकवास जो आप करते हैं ये नहीं करना चाहिए आप। फिर सर एक रात को फिर ये आए मेरे कमरे में, हॉस्टल में था मैं सर, मुझे बहुत मारा सर। मैं अस्पताल में गया था, ये 1970 की बात है। मैं अस्पताल में गया था सर, मुझे ले गए थे अस्पताल, बहुत मारा इन्होंने मुझे, क्योंकि मैंने कहा था कि दीवारें मत गंदी करो, तुम्हारे अगर पॉलिटिक्स है बाहर जाके करो। ये 1970 की बात है, मैं इसको भूल गया था सर। लेकिन अब जो आपके जो है ना प्लेटफॉर्म जैसे चैट जीपीटी और ये, उन्होंने इसको फिर से पूरा लिखा है कि ये हुआ था, ये हुआ था।
तो सर ये जो 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 ये नक्सल है जिनको पीएम ने कहा कि मानसिक नक्सल है, सर ये वो लोग हैं जो देश की उन्नति को रोकना चाहते हैं, देश की प्रोग्रेस को रोकना चाहते हैं। और जिन 8-10 लोगों ने सेंट स्टीफेंस कॉलेज में 20-25 से ज्यादा नहीं थे, जिन 8-10 ने मुझे मारा था बुरी तरह से, डंडों के साथ क्या क्या मारा था, तो उनमें से सर 2-3 तो मर गए हैं, एक आईएएस ऑफिसर बन गया, अब एक नीति आयोग का मेंबर, और जो उनका विक्टिम था वो विदेश सेवा में चला गया। बड़ी अच्छी कहानियां होती है जो किस्मत होती है कहाँ कहाँ ले जाती है हमारी किस्मत। अब सर मैं बताता हूँ आपको, कुंडागलम न्यूक्लियर पावर प्लांट का पता है, इसकी मुखालफत की ये एनजीओज जो होते हैं, यहाँ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, चलिए उसके 2 यूनिट चल रहे हैं 1000 मेगावाट के, 4 और इन्होंने मुखालफत की कि हम नहीं बनने देंगे, नतीजा 2 की बजाय अब 6 हो गए यूनिट, 4 और बन रहे हैं। और सर जब मैं गया था पीछे, 2 साल हो गए, साल हुआ है, तो सर मुझे वहां पे लोग खड़े थे, मैंने बात की, लोगों से बात की, तमिल में भी बात की, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी। तो मैंने पूछा कि ये जो प्लांट है इसके बारे में अब आपके क्या, भी अब तो चल पड़ा है, सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट सबने कहा चलने दो। तो बोले एम्बेसडर साहब हम लोग मान लीजिए अगर 100 थे जिन्होंने मुखालफत की, 1000 थे 100 से, तो उसमें से 90%, 95% तो नौकरी मिल गई है प्लांट में, और हम जो रिंग लीडर थे हमको नहीं मिली है। एम्बेसडर साहब अगर आपकी कोई जान पहचान है हमें नौकरी दिलवा दो, इसके अंदर बेरोजगार हो गए। ये पहली चीज। और ये भी सर अर्बन नक्सलाइट जो हम कहते हैं, मानसिक नक्सली, उन्होंने। फिर दूसरा मैं बताता हूँ सर, सरदार सरोवर डैम नर्मदा वहां पर 1946 में सरदार पटेल ने उसका नाम दिया था, बोला था कि ये बनाओ। हाँ सर। सर अरे आप इतनी दूर दूर जा रहे हैं, ये दिल्ली में एक देश है, नाम है जेएनयू। मुझे मालूम है सर। अब अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। कहने दो हाँ? सर, भारत की अच्छा बर्बादी तक जंग रहेगी, जंग पर रहेगी। अब पता है ना ये सर, कौन है? ये जेल में बैठा हुआ है, अब लाइन पे, अब तो गांधीवादी बन गया है, अब सब नहीं लाइन पे नहीं, आ गए है हैं। तो वही दिमागी नक्सली है ना, वो मैं कह रहा था। 100% ये वही है। तो फिर मैं आपको बता रहा था कि मैं सर, जस्ट टू गिव यू लोगों को सब मालूम है, 50 साल तक सरदार सरोवर डैम को डिले किया था इन मानसिक नक्सलियों ने। कभी पैसा यहाँ से आता था, अमेरिका से आता, वो मैदा पटकर कटपर जो भी उसका नाम था, अब 70-75 साल की है, वो बड़ी लीडिंग कर रही थी, नर्मदा बचाओ आंदोलन। खैर वो बना, सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व हो गई, डैम बन गया, चालू हो गया। अब पीने का पानी सुन लीजिए सर, पीने का पानी आ रहा है लोगों के पास, सौराष्ट्र एरिया में जो गुजरात का है वहां पानी की तंगी थी, अब नहीं है। एग्रीकल्चर हो रहा है और दूसरी जगह में पानी जा रहा है। अब मैं जब जाता ना, 2 बार वो आया हूँ सर, और वहां पे अब क्या है सर, आपकी गाड़ी 4-5 किलोमीटर दूर सरदार पटेल की स्टैचू से रुकती है सर, बड़ी मजा बात है। और फिर आपको 3 व्हीलर में जाना है, और पता है 3 व्हीलर कौन चलाता है? वहां की आदिवासी औरतें, और किसी को अलाउड नहीं है। तो ये लोग जो बकवास करते थे कि इनका रोजगार मारा जाएगा, रोजगार तो मिला है। और फिर अगर आप उनके घर में रहना चाहते हैं, ललित सर कभी जाइए, आपको एक कमरा मिलेगा, उसमें एयर कंडीशनर है, उसमें इंटरनेट है, अटैच बाथरूम है, आप ट्राइबल लाइफ सैंपल करिए। अब वो पैसा बना रहे हैं, लेकिन फिर इनको आग लग दी, उसके बारे में आप कोई बात नहीं करता। और ये जो मैदा फटकर फुटकर है, मैंने वहां कई आदिवासी महिलाओं से पूछा, मैंने कहा ये तो कह रही थी कि आपका रोजगार छिन जाएगा। तो एक महिला जो सबकी अम्मा थी वहां पर, मैं बात करता हूँ सर लोगों से, तो एक जो सबसे अम्मा उनकी थी 80-50, कहता है उस औरत को यहाँ आने तो दो, मैंने अपनी चप्पल में तेल लगा के रखा हुआ है। तो मैंने कहा ऑलराइट, आपने जो, ये भी वही मानसिक। और फाइनली जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट आज जो चल रहा है, जो विदेशों से पैसा खाकर, चीन से पैसा खाकर उसको अपोज कर रहे हैं सर, ये बहुत शर्मनाक बात है, क्योंकि चीन स्ट्रेट ऑफ मलाक्का के साथ हम खड़े हैं। अगर हम वहां ना हो तो कल हमारे घर में घुस जाएगा, मलाक्का से हम उसको गुजरने नहीं देंगे सर। ये भारत की नौसेना है। इंडोनेशिया हमारे साथ है, आपकी मिसाइल्स खरीद रहे, फिलीपींस मेरे साथ है, वियतनाम मेरे साथ, पर इनको आग लगती है। अरे कौन होते हो आप? जाके पूछा है आपने? कभी गए हो? सर मैं आपको बता देता हूँ, 95% ये जो मुखालफत करते हैं कभी गए भी नहीं होंगे अंडमान निकोबार। इतना ही कहूंगा, ये मानसिक नक्सली है। देश तरक्की कर रहा है, रोक दो उस तरक्की। क्यों भाई, क्यों सर? ये जो दिमागी नक्सली हैं, अगर आप एक चीज पर गौर करेंगे, इनका जो प्रोपेगेंडा है, इनका जो नरेटिव है, इनका जो जो कुछ भी है, वो चाहे ऑनलाइन कर रहे हो ऑफलाइन कर रहे हो, झूठ बहुत तेजी से फैलाते हैं ये, 100%। बहुत तेजी से। और एक झूठ बार बार बोलते हैं,
एक झूठ जब बार बार बोला जाए तो किसी ने कहा है कि जी कुछ लोग उसको सच मान लेते हैं। वो हिटलर ये का सिंपल गेबल्स उसी था जी, खेल पे चल प्रोपेगेंडा हाँ, मिनिस्टर। बार-बार झूठ तो ये बोलोगे लोग कहेंगे शायद सच है। हाँ, तो ये पूरा खेल इसी खेल पर है। प्रधानमंत्री ने जो कहा है, हमने जंगल के नक्सलियों को तो खत्म कर दिया। वो बहुत सारे या तो ऊपर चले गए, जो बचे थे उन्होंने कहा जी राम राम, जय श्री राम, माफ कर दीजिए। ये जो दिमागी बचे हैं, इनका प्रतिकार भारत कैसे करेगा? क्योंकि ये अपने चुंगल में नए बच्चों को ले रहे हैं, नई जी जनरेशन सर। को ले रहे हैं, वो बताया प्रधानमंत्री ने। उन्होंने ज़िक्र किया है, फिर उन्होंने ये भी बात की कि इतने सारे करोड़ लोगों को ये ट्रेनिंग देंगे, बच्चों को ये देंगे, बच्चे हमारा भविष्य हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग फ्री करेंगे जो लोग सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं। बहुत से उन्होंने चीज़ें बताई हैं बच्चों के बारे में। लेकिन ये जो इसके पीछे हैं, या तो वो 96 साल का बैठा हुआ वो जॉर्ज सोरोस बुड्ढा, जो मैं तो आने वाले कल की बात सोचता हूँ ना, ये तो बीते हुए कल का भी, ये तो बीते हुए परसों का भी नहीं होता, उससे पहले का 96 साल का गधे का, जो भी, अब ज़्यादा गाली नहीं दूँगा, जो ये करने की कोशिश, पैसा इनको पास विदेशों से आता है, फॉरेन करेंसी रेगुलेशन एक्ट की मुखालफत आप क्यों करते हैं? आपको क्या तकलीफ होती है कि आपकी अम्मा को पैसे मिलते हैं विदेशों से जो आप इतना शोर मचा रहे हैं? हमने सिर्फ ये कहा है जो विदेशों से पैसा आएगा हम उस पे नज़र रखेंगे, एनजीओज़ पे नज़र रखेंगे। आपको क्या तकलीफ है? क्या आपको मिल रहा है पैसा? या तो बोलिए कि जी मुझे पैसा मिल रहा है इसलिए मैं मुखालफत कर रहा हूँ। तो ललित सर, मैं यही कह रहा हूँ कि जो लोग, ये अब जो आपने बताया कि जो जेएनयू वगैरह के लोग जेल में बैठे हैं एटसेट्रा, सर इनकी उम्र भी बीतती जा रही है। ये मैंने अपने जीवन में बहुत बार देखा अपने करियर में। पढ़े रहने दो, हमारा तो खैर सिस्टम दूसरा है। 5 साल, 10 साल, 15 साल, एक वो भी तो है कश्मीर का सर, वो जो जेकेएलएफ का होता था। यासिन मलिक था हाँ, उसका नाम। जिसकी बीवी पाकिस्तान भाग गई। हाँ, पाकिस्तान की कुछ वहाँ पे सरकारी नौकरी भी मिली। अब वो क्या कहता है? मैं तो जी गांधीवादी हूँ, भारत माता की जय, क्योंकि उसको तो उम्र कैद की सजा सुनाई गई और आपकी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कहा ना सजाए मौत। अब उसको पता लगा मैं तो जा रहा हूँ, सजाए मौत हो सकती है, तो भारत माता की जय, वंदे मातरम। मुसलमान अब अपना सब इस्लाम भूल गया है और हाँ, अब बन लेकिन गया है उसको ये गांधी। बोलना चाहिए कि तू अपनी बीवी को बुलवा, उससे भी बुलवा जरा। माइक पे बुलवा भारत माता की जय। गुड आइडिया। मैं ये किसी को सुझाव दे दूंगा, वहां से बोल, हाँ, वो फोन फोन पाकिस्तान में कर। बैठी है, पाकिस्तान से बैठ के भारत की अदालतों पर ज्ञान देती है। यहाँ आके भारत माता की जय, वंदे मातरम कर लो, आके पति यहाँ पे, शायद छूट जाए ये मैं उससे। बता रहा हूँ सर, अल्टीमेटली जो मैंने अपने करियर में देखा है 10 20 30 साल जो जेल में बैठा रहता है, उसके बाद बुढ़ा हो गया, बुजुर्ग हो गया, मेरी उम्र के पहुंच जाते, फिर कौन परवाह करता है। आप देखते हो किस प्रकार से समय बीतता जा रहा है और आप बैठे हुए हैं कोठरी में। ये आपकी अपनी गलती है, इतना ही मैं कह दीपक सकता सर, हूँ। ये नौजवान जिसको आपको बहुत सुनते हैं, खाली, खासकर जो यूपीएससी वगैरह को लोग ये करते हैं, तैयारी करते हैं, सरकारी नौकरियों की तैयारी करते हैं। एज़ अ मोटिवेशन स्पीकर आपकी बात सुनते हैं, आपको बहुत लोग आदर्श भी मानते हैं। इन बच्चों को बताइए, वो बच्चे भविष्य हैं जिनको देश कल को चलाना है। ऐसे नेता हैं, इस तरह की राजनीति है, इस सब के बीच देश को सुरक्षित रखना है, राष्ट्र को सुरक्षित रखना है। थोड़ा गाइड करिए बच्चों को, कुछ 2 लाइन जो आपको समझ आ रहा हो, कल के अगर प्रधानमंत्री ने भी बहुत कुछ कहा है। आप लोगों ने देश, जी, बिल्कुल, अगर आप देश की सुरक्षा, देश की आर्थिक ताकत, देश की मिलिट्री ताकत, डिप्लोमेटिक ताकत को कमजोर करते हैं, मेरी बात मान लीजिए, जब आप कभी पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में आएंगे, आप अपना माथा पीटेंगे कि ये मैंने क्या कर दिया। आप समझिए, आज के बारे में मत देखिए, 5 साल के बाद में देखिए, भारत जिस रफ्तार से जा रहा है, ना झुकता है ना रुकता है, उसी भारत का फायदा तो आपको होगा। मैंने तो ललित साहब को देखा है, 75 में मेरी पहली पोस्टिंग पेरिस में, मुझे इंडियन डिप्लोमा है भाग यहाँ से हिंदुस्तानी, आज इज्जत करते हैं। बहुत मुश्किलों से हम उस लेवल तक लाए हैं और ये आपके पास एक प्रधानमंत्री जामवंत, जिनको मैं कहता हूँ, जिन्होंने आपको आपकी ताकत याद करा दी है। बेटा, इस ताकत को कमजोर मत करो। अभी तो आप खुश हो जाएंगे, कुछ मीडिया अटेंशन मिल गया, कोई रील बन गई, कुछ यूट्यूब पे आ गया, आप सोचेंगे ओहो बहुत तीर मार दिए। याद रखिए बेटा, प्रोफेसर गूगल किसी को कुछ भूलने नहीं देता। जब समय आएगा ना आपका, वो जो लड़की गाली देती थी अब रोती फिरती, किसी को पता ही नहीं अब वो कहाँ गई है। आपको याद है ना सर, ये मकौड़ा पार्टी वाली जिसने पीएम साहब को गाली दी थी, अब कहती मेरा तो कोई लेना देना नहीं है उनके साथ, क्योंकि आपको उसके अब सब थूकते हैं उस पर, कहाँ गई नेता बनने की चक्रों में। तो ये चीजें याद रखिएगा कि देश आपको माफ नहीं करेगा आगे। अगर आपने देश की डोर संभालनी है, आप चंद हैं, हजार हैं, 5,000 हैं, लेकिन भारत के पास तो 34 करोड़ विद्यार्थी हैं जो अमेरिका की पॉपुलेशन है। ये लोग
आपको माफ नहीं करेंगे और आप अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। फाइनली आपसे कहूंगा, आपको मैं धमकी नहीं देना चाहता, पर एक आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि आगे आने वाले समय में, इस समय दुनिया की हालत बड़ी खराब है, एक चमकता हुआ सितारा अगर है वो भारत है। तो आपसे अनुरोध मेरा ये गीत है बहुत पुराना, मेरा ख्याल फिल्म का नाम था तलाक, 1950, मेरे जन्म से पहले। तो उसमें यही कहना एक गीत मैं भी बताऊंगा अभी आपको, एक गीत मैं भी अच्छा, बताऊंगा। मेरा है वो ये कि कहनी है एक बात मुझे इस देश में रहने वालों से, संभल के रहना अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से, इन्हीं को बेनकाब करके सड़कों पे भेज दीजिए, मत सुनिए इनकी बात। और जहां आपने इनकी बात नहीं सुनी, क्योंकि आजकल जो मकौड़ा पार्टी कुछ पोस्ट कर देती है कोई, वो एक्स पे या किसी और पे, तो 1 मिनट के अंदर उसके 50 करोड़ व्यू हो जाते हैं, 10 करोड़ हो जाते हैं, 30, सब बकवास, ये सब आर्टिफिशियल है। फिर वो मेटा वाला भेजता है किसी को कि जाके भाई बोलो मुझसे गलती हो गई, माफी मांगता हूँ। खुद आ माफी मांग, ये भारत का प्रधानमंत्री है, आजा माफी मांग उससे। किसी अपने चमचे को भेज देता है जो आगे कहे जी आई एम वेरी सॉरी वेरी सॉरी। देखते हैं आगे क्या चलता है। लेकिन ये मैंने कहना था कि इसने खुद स्वीकार किया कि हमने गलती की है। जो आप इंस्टाग्राम कहते रहते हैं, हो सकता है एक दिन सरकार इसको बंद कर दे। चीन ने तो बंद कर दिया है, वहां उसके बारे में कुछ नहीं कहते। आप बोलिए ना ये जाके। होने ही वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये होने ही वाला है, बहुत सर समय मैं ये नजदीक कह है। रहा हूँ, ये जो इसकी मुखालफत जो कहते हैं इंस्टाग्राम फ्री, आप जाके बोलो ना टिंग टोंग पिंग पोंग डिंगलिंग को कि इंस्टाग्राम को आने दे। वो ऐसा तुम्हारा चॉप सुई बना के खा जाएगा, नूडल्स बना के, पता भी नहीं लगेगा। आप गीत गा रहे थे सर, बताइए मुझे कौन सा सर। दीपक सर, एक लिंक मैं भेजूंगा, नए बच्चों ने का क्रिएशन है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो वंदे मातरम जिन्होंने लिखा है, उसका इन्होंने जेंजी के हिसाब से, कि आज का जेंजी अगर वंदे मातरम सुने, देश की भावना से, राष्ट्र प्रेम की भावना से ओतप्रोत हो, तो उसके लिरिक्स जो हैं, बीच में जो रैप किया है, वो रैप इंग्लिश में है। ओके। और यूट्यूब पे गाना जो है सॉइल इन माय ब्लड नाम से है। लिरिक्स कुछ ऐसे है, वंदे मातरम, और एक लाइन है उसमें, मदर इज आवर लॉर्ड। पूरा आप ये वंदे मातरम सुनना, का मैं, मतलब क्या है? माँ तुझे सलाम। हाँ, ललित सर कुछ कह दूं आपसे? सर बोलिए सर, बोलिए। सिक्किम में 2011 में भूकंप आया था, आपको याद होगा, सितंबर में। और गैंगटॉक जो राजधानी है, सिलीगुड़ी जो पश्चिम बंगाल में है, सड़क टूटी हुई थी 300 जगह। यूरोपियन कंपनी बोली हमें 9 महीने लगेंगे। हमारी बॉर्डर रोड्स ने 19 घंटे में उन्होंने कहा 9 महीने, 19 घंटे में खोल दी थी। मैं सिक्किम गया था, गैंगटॉक में एक महिला, उसका बच्चा बॉर्डर रोड में काम करता था, तो वो अमर हो गया बहुत। 22 हमारे बच्चे अमर हुए थे, बड़ी तेज रफ्तार से काम कर रहे थे। और सब फिर जब मैं उसके घर गया, जो कुछ समय ने कहा पैसे की कमी नहीं होगी, मुआवजा मिलेगा इधर से उधर से। फिर मैंने उनसे कहा कि मैं और क्या कर सकता हूँ। बोली आप तो विशेष सलाहकार है, छोटा बेटा मेरा एक और है, 2 ही बच्चे थे उसके, उसको बॉर्डर रूट्स में नौकरी दिलवा दे। मैंने कहा क्या कह रही है बहन, बड़ा बेटा तो बॉर्डर रूट्स में अमर हो गया, कहती छोटे को मौका नहीं दोगे, वक्त आने पर वो भी अमर हो जाए। ललित सर मेरी उम्र की थी, मैंने उनके पैर छुए, मैंने कहा माँ तुझे सलाम। अभी तक मुझे याद है, भावुक हो जाता हूँ कि माँ तुझे सलाम, ये देश अगर बढ़ रहा है तेरी जैसी माँ के कारण। आप भारत की माँ है। वो रो पड़ी। फिर मिला नहीं, वो 15 साल हो गए हैं, लेकिन देखिए क्या उसके जज्बात थे भारत के लिए। फिर ये कीड़े मकोड़े कौन है? अगर कुछ करना है सर, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। एक स्पेन में एक जगह है कॉर्डोबा, वहां पर एक बड़ी पुरानी मस्जिद होती थी, बड़ी खूबसूरत थी, और उसको तोड़ फोड़ के एक चर्च बना दी। तो वहां के जो राजा थे उस समय, उसने कहा कि आप लोगों ने ऐसी चीज तोड़ी है जो बहुत खूबसूरत थी, कोई उसको बना नहीं सकता था, और आपने एक उसकी जगह इमारत खड़ी कर दी है जिसको कोई भी बना सकता है। समथिंग विच नोबडी कुड बिल्ड आज की दुनिया में, उस टाइम की, और जो कोई भी बना। तो आपसे भी यही कहना है कि भारत को कमजोर करने की कोशिश मत करो, नुकसान आप ही को होगा। जितना शक्तिशाली भारत होगा दुनिया में, उतनी ही आपकी इज्जत होगी, जैसे आज हमारी होती है। कमजोर करोगे आपकी मर्जी है, लेकिन पछताओगे। कमान थैंक यू आपके सर, हाथ में। थैंक यू दीपक सर। थैंक यू वेरी मच ललित वंदे सर, गुड मातरम, जय लक। हिंद। वंदे मातरम, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ सब लोग परिवार में ठीक हो रहेंगे सर।
हो सेहत जाएगा सबकी ठीक ठीक सर। रहे। थैंक यू सर, जय हिंद।